नमस्कार। वक्त खबर असरदार का है। मैं हूं अपर्णा मौजम। वोटों की गिनती से पहले मतपेटी खुलने के एक वीडियो पर विवाद हो गया है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखकर मतपेटी खोलने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से शिकायत कर जांच की मांग की है। ये मामला बालाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज का बताया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र कंट्रोल रूम में रखे मतपत्रों की पेटियों को अधिकारियों और कर्मचारियों ने खोला और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस नापाक हरकत को पकड़ लिया, जो वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अनुभव मुनियारे जी के किसी को दोनों पक्ष अधिकारी तो कुछ भी थोड़ी का इसी में तो सन लगाइए, बनाओ वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं। फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से। हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? हाँ, मेरे बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? मैं फोन से बुलवा अनुभव मुनियारे जी के किसी को दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज ये आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था। ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया गया है अरुण यादव की ओर से, वो भी आप देख रहे हैं। एमपी में मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। उससे पहले ही बालाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी गई हैं। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि मतगणना स्थल पर मुस्तैदी के साथ मौजूद रहे। इससे हार के डर से बौखलाई शिवराज सरकार अपने नापाक मंसूबों में कामयाब ना हो पाए। और ये वीडियो भी अरुण यादव की ओर से पोस्ट किया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नेटवर्क नहीं करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस समय बालाघाट के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये वीडियो है, जहां पर ये मतपत्रों की जो पेटियां हैं वो खोली गई। और इसमें आपको सुनाई भी दे रही होगी आवाज़। जो शख्स वीडियो बना रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये काम 2 तारीख को होना था, लेकिन पहले ही किया गया है। भोपाल से हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इसी खबर पर। वासु, वाकई जो यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं बेहद गंभीर हैं और ये वीडियो भी दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर जो मतपत्रों की पेटियां हैं उन्हें खोला गया है। बिल्कुल अपर्णा, देखिए बेहद गंभीर ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, क्योंकि वोटिंग के बाद से लेकर काउंटिंग तक का जो समय होता है वो काफी संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है, क्योंकि जनता ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। किसे जनता ने चुनने का काम किया है वो जनता ने तय कर दिया है। हालांकि रिजल्ट आना इस दौरान जो है वो बाकी रहते हैं। और जो चाहे पोस्टल बैलेट की बात करें, मतपत्रों की बात करें या फिर ईवीएम की बात करें, इन स्ट्रांग रूम में बहुत जो है वो सुरक्षा के घेरे में रखा जाता है ताकि किसी भी तरीके की सेंधमारी न हो। लेकिन बालाघाट से जिस तरीके का जो वीडियो सामने आया है, जिसमें कांग्रेस निर्वाचन आयोग तक भी पहुंची है और कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि भाजपा की मिलीभगत से ये पूरा काम जो है वो किया जा रहा है और किसी भी तरह से बीजेपी जो है बौखलाई हुई है और चाहती है कि मतगणना को प्रभावित किया जाए, और इसलिए तमाम ये सारे हथकंडे जो है वो अपनाने का काम बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। इस पूरे मामले में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कमलनाथ, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट कर जो निशाना साधा है चुनाव आयोग पे, और इसके साथ ही कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उनको अलर्ट रहने के लिए कहा है। जहां पे मतपत्रों को रखा गया है, ईवीएम्स को रखा गया है, वहां पर पूरे समय मुस्तैद रहने की अपील भी उन्होंने की है। और अरुण यादव की ओर से भी इस तरीके की जो अपील है वो सामने आई है। लिहाजा कांग्रेस का एक ऑफिशियल डेलीगेशन निर्वाचन आयोग के पास भी पहुंचा और वहां पर शिकायत जो है वो की है। और साथ ही कांग्रेस ने इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जवाब मांगा है निर्वाचन आयोग से। और ये भी कांग्रेस ने कहा है कि अगर इस पूरे मामले में जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं होती है, जांच नहीं होती है, तो हम दिल्ली इलेक्शन कमीशन तक जाएंगे और वहां पर भी अपील करने का और वहां पर भी शिकायत करने का जो काम है वो करेंगे। बहरहाल देखना होगा ये पूरे मामले की पुष्टि निर्वाचन आयोग के द्वारा कब की जाती है। और कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं, जो वीडियो वायरल वीडियो में भी साफ तौर पर सुनाई दिया जा रहा है, जो कर्मचारी वहां पर मौजूद है उनसे पूछा जा रहा है कि आप किसके दिशा निर्देश पर ये पूरा काम कर रहे हैं, तो उस पर जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं वीडियो में तो चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि बालाघाट निर्वाचन अधिकारी की
ओर से और जिला प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ सफाई दी जाती है, क्या कुछ कहा जाता है और निर्वाचन आयोग जो है इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है। जी अपर्णा। बहुत धन्यवाद वासु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग की ओर से क्या जवाब आता है और क्या एक्शन लिया जाता है। मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे सामने आने हैं, लेकिन अभी से ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल अपनी अपनी बम्पर जीत का दावा कर रहे हैं। जीत के इरादे, अपने अपने दावे। जीत का मंत्र 114 नहीं 174। हर नेता का बयान, दूसरे का काम तमाम। इनकी चली है लहर, उन पर टूटेगा कहर। बयानों से होता प्रहार, इस बार किसकी सरकार। एमपी में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने नतीजों को लेकर बड़ा दावा किया। पीसी शर्मा का कहना है कि इस बार कांग्रेस 114 नहीं 174 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। पीसी शर्मा का कहना है कि बीजेपी ने पहले बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन अब नहीं कर रही। मेरा आकलन तो हमेशा से एक ही रहा है, 114 नहीं 174 से ज्यादा सीटें आएगी और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अभी मैंने एक आध वीडियो आज सुबह देखा जो 175 बता रहा है, और ये मान के चलिए एक किसी चैनल ने सर्वे करके बताया है कांग्रेस की लहर है। वहीं बीजेपी ने पीसी शर्मा के दावों पर तंज कसा। बीजेपी का कहना है कि 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सब साफ हो जाएगा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस की हरकतें, गतिविधियां, बयान, तमाम प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बताती हैं कि कांग्रेस हार की घनघोर आशंका से जूझ रही है। कभी कर्मचारियों की सूची बनवाती है, कभी पोस्टल बैलेट पर आरोप लगाती है, कभी निर्वाचन आयोग को संदिग्ध बनाती है, कभी मशीन, कभी मशीनरी। और दावा तो देखिए, दावा तो इतने बड़े बड़े कि गनीमत है उन्होंने 230 की 230 सीटें जीतने का दावा नहीं किया। दरअसल ये अंदर से डरे हुए हैं। कभी किसी ऑपरेशन की बात करते हैं, लोटस की बात करते हैं, कभी कुछ दूसरे आरोप की बात करते हैं। दरअसल इनकी जमीन हिली हुई है, ये अंदर से डरे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जोरदार बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में मतगणना के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दावे अलग अलग हैं। दोनों पार्टियां एक दूसरे को कम सीट मिलने और खुद को बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही हैं। ऐसे में अब 3 दिसंबर का इंतजार है, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उस समय यह देखना दिलचस्प होगा कि एमपी की जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया और किसे नकार दिया है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुके हैं। अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन नतीजों से पहले किस तरह दावों के बीच एमपी के नेताओं का शुरू हो गया है टेंपल रन, जरा ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा के लिए मतदान खत्म हो गया है। अब नेताओं और लोगों को 3 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन जनता के द्वारा लिए गए फैसले सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले नेताओं का धार्मिक स्थल जाने का सिलसिला जारी है। सीएम शिवराज भी गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा पहुंचे और वहां पर मत्था टेका। इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। गुरु नानक देव जी की जयंती, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। उन्होंने जात पात भेदभाव सबसे ऊपर उठ के पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराया और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं।
वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह खंडवा के ओमकारेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा ओमकारेश्वर की पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद मांगा। मंदिर में गोविंद सिंह ने बाबा ओमकारेश्वर का महाभिषेक किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी ओमकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा ओमकारेश्वर की पूजा अर्चना की। कैलाश विजयवर्गीय के बाद प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी ओमकारेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा की और बीजेपी के जीत का आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। ओमकारेश्वर के दर्शन करने का अवसर मिला, बहुत ही आत्मा प्रसन्न है। भगवान से कहा कि प्रदेश में खुशहाली लाए और सब पर कृपा बनी रहे, ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, पूरे परिवार पर कृपा बनी रहे। मध्य प्रदेश की नई सरकार बनने में कुछ ही दिन बाकी हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। उससे पहले नेताओं ने मठ मंदिरों की शरण ले ली है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया है। कुछ दिन पहले सीएम शिवराज ने मैहर में मां शारदा की शरण में पहुंचे थे और उसके बाद उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन भी किए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की है। वोटिंग खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने एक बार फिर से उत्पात मचाया। नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी गाड़ियों और मशीनों में आग लगा दी। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन घटना के बाद इलाके में लोग डरे हुए हैं। दहशत का माहौल है। नक्सलियों के इस उत्पात के बाद बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या नक्सली विकास विरोधी हैं। नक्सलियों ने फिर मचाया उत्पात, डामर प्लांट में लगाई आग। 50 से ज्यादा नक्सलियों ने की आगजनी। आगजनी के बाद पहाड़ की तरफ भागे नक्सली। 16 वाहनों को किया आग के हवाले। पोकलेन, जेसीबी, हाईवा में लगाई गई आग। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बार फिर से बड़ा उत्पात किया है। नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे 16 वाहनों और डामर प्लांट को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 50 की संख्या में आए नक्सलियों ने यहां पर हमला बोला और पोकलेन, जेसीबी, हाईवा, टैंकर, मिक्सर मशीन समेत कई उपकरणों में आगजनी की। नक्सलियों ने रेल परियोजना में लगे वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद नक्सली पहाड़ की तरफ भाग निकले। वारदात के दौरान मौके पर चौकीदार मौजूद रहा, जिसे नक्सलियों ने बंधक बनाकर उसके सामने ही घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी लगते ही कुछ ही देर बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची जरूर, लेकिन तब तक नक्सली आगजनी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। 1 बजे के आसपास थाना भासी क्षेत्र अंतर्गत रोड निर्माण कार्य हेतु लगे गाड़ियों में लगभग 25 से 30 नक्सली, जिसमें से अधिकतर नक्सली ग्रामीण वेशभूषा में आए थे और कुछ वर्दीधारी नक्सली भी थे। इनके द्वारा गाड़ियों में आगजनी की गई और आगजनी के तत्काल बाद ये मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बल के साथ वहां घटनास्थल में पहुंचे और उन्होंने आग बुझाया। लगभग 14 गाड़ियां इसमें आंशिक रूप से जली हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला चुकी है। गौरतलब है कि नक्सलियों ने भांसी पुलिस थाने से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ही इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लंबे अंतराल के बाद नक्सलियों ने दंतेवाड़ा शहर के आसपास अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए ये आगजनी की है। 200-210 के आसपास संख्या बन जाते हैं, लेकिन और हमने डिटेक्ट किया यह विस्फोट हो गए। इसके अलावा जो और कितना लाया गया वो तब तक रिकवर नहीं हो तो फिर बताना संभव नहीं, और हर चीज़ हमेशा के लिए भी ला कर नहीं रखते। रात को कितने नक्सली यहाँ मौजूद थे? तो रात को अपन 1 बजा था तो फर्स्ट में आए तो अपना फ़ोन पहले फ़ोन ले लिए, खींच लिए। तो बोले कि मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो बोल के, मारेंगे बोल के बोल रहे थे। तो अपन भी गार्ड काम कर रहे बोल के बोले। तो उस बीच में अपन को फिर पकड़ के लाए नीचे और वहाँ पकड़ के रखे थे अपन खड़ा करके। उस बीच में फिर
अपना अपन बोल के देखे गाड़ी मत जलाओ बोल के, तो उन लोग बोले कि गाड़ी नहीं जलाएंगे तेरे को मारेंगे बोल के बोले, तो मैं भी चुप हो गया। इधर कांकेर में नक्सलियों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बैनर लगाया। नक्सलियों ने PLGA वर्षगांठ मनाने की अपील भी की। तो वहीं जगदलपुर में नक्सलियों के चलते एक बार फिर से ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लग चुका है। 30 नवंबर तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। KK लाइन पर चलने वाली पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस का संचालन केवल दंतेवाड़ा तक होगा। आपको बता दें कि यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने ये फैसला किया है। बहरहाल नक्सलियों की ऐसी घटनाओं से साफ होता है कि नक्सली विकास विरोधी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। कहते हैं कि मन में हौसला हो तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। कुछ यही करके दिखाया है सीहोर के PG कॉलेज के 2 NCC कैडेट्स ने, जिन्होंने देश में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हुई भारतीय सेना की अग्निवीर परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षा को पास किया है। कैडेट्स का चयन हुआ है। इसमें ऑल इंडिया लेवल के ऊपर एग्जाम होता है। उसमें पूरे भारतवर्ष में से सिर्फ 2000 कैडेट का सिलेक्शन होता है। उसमें एक मैं सौभाग्यशाली हूँ। इसके लिए मैंने बहुत अधिक परिश्रम किया है और मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड से थोड़ा सा वीक था। मेरे पापा फार्मर है। जो भी लॉकडाउन में बहुत तंगी देखी मैंने, उस हिसाब से ही मेरे को मेहनत करने का वो जोश चढ़ा था और आज मैंने सफलता प्राप्त की। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है, साथ में मेरे परिवार वालों और मेरी NCC यूनिट सभी को बहुत खुशी हुई है। मैं अपनी NCC यूनिट में से एक अकेली गर्ल्स हूँ जिसका चयन एयरफोर्स में हुआ है। सर इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करना होता है, ऑल इंडिया लेवल का होता है। इसमें से सर 300 कैडेट का चयन हुआ है। उसमें से सर हमारी NCC यूनिट में से एक ज्योति मैं हूँ। चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय की NCC यूनिट के प्रभारी प्रोफेसर उदय डोलस बताते हैं कि शासकीय कॉलेज में अमूमन गरीब पृष्ठभूमि के विद्यार्थी ज्यादा पढ़ने के लिए आते हैं, जिनके पास फीस तक के लिए पैसे नहीं होते। लेकिन उचित मार्गदर्शन और कठोर मेहनत के परिणाम के चलते सीहोर के शासकीय कॉलेज के NCC यूनिट के कैडेट्स ने भारतीय सेना में जाने के लिए अपने जुनून के चलते ये उपलब्धि हासिल की। एक नेवी में होने का एक मुझे लगता है एक एहसास था कि किस प्रकार से बच्चों ने तीनों थल सेना, वायु सेना और जल सेना में इसमें लिया है। सर ये दोनों बच्चे जिनका चयन आपके पीछे हुआ है, सर ये कितने साधारण से परिवार के? बहुत साधारण परिवार के। मेरे पूरे बच्चे गांव के परिवेश के हैं। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा के तट दीपों से जगमगा गए। ड्रोन कैमरे की नजर से एक खूबसूरत नजारा कैद किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल की नगरी शिप्रा के तट पर पहुंचे। सूरज ढलते ही श्रद्धालुओं ने दीपदान किया और नदी में आटे के दीपक प्रवाहित किए। तो ये तस्वीरें उज्जैन में बाबा महाकाल की नगरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शिप्रा के तट पर ये दीपदान किया गया। सूर्यास्त होते ही श्रद्धालु दीपदान किया। नदी में आटे के दीपक भी प्रवाहित इस मौके पर किए गए।
तो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नीमच के शिव घाट पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और दीपदान किया। दीपदान कर लोगों ने अपने परिवार के सुख और समृद्धि की कामना की। तस्वीरें आप नीमच की देख रहे हैं। यहाँ पर आप कई महिलाओं को देख सकते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और उन्होंने दीपदान इस मौके पर किया, अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। खंडवा के ओंकारेश्वर में भी कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर की विशेष पूजा कर सवारी निकाली गई। भगवान ओंकारेश्वर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण पर निकले। उन्होंने नौका विहार भी किया। कार्तिक मास के समापन बेला पर तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नर्मदा घाटों और ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूरे दिन भक्तों का सैलाब देखने को मिला। करीब 1 लाख श्रद्धालु इस मौके पर यहां पहुंचे थे। पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान और देव दर्शन के विशेष महत्व के चलते तीर्थ नगरी श्रद्धालुओं से गुलजार है। खबर असरदार भी मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए।